नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बेहतर चल रही होंगी। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 3 मुद्रा और बैंकिंग। आप लोगों का सबसे प्यारा सा चैप्टर, हमारा सबसे मन पसंदीदा वस्तु अगर कुछ जीवन में है तो वो क्या है? मुद्रा, मनी, पैसा ही पैसा। तो अब ये आने वाले 7 से 8 लेक्चर, 10 लेक्चर इस चैप्टर के चलेंगे और इन आने वाले लेक्चर्स में बस पैसा ही पैसा आप लोगों को नजर आएगा। हम पूरा मुद्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे और पैसे से कैसे पैसा बनाया जाता है वो भी हम इसी चैप्टर में जानेंगे। चलिए पर पहले जान लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। हम आज पहले बात करेंगे परिचय की, इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। फिर हम बात करेंगे मुद्रा के कार्य, मतलब देखिए मुद्रा भी काम कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या काम करता है। फिर उसकी मांग और उसकी पूर्ति, मतलब उसकी डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर बैंकिंग व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। बैंकिंग व्यवस्था एक बहुत बड़ा इशू है, यहाँ पर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके द्वारा जो साख सर्जन करा जाता है, क्रेडिट क्रिएशन करा जाता है, जो भी मैंने कहा कि पैसे से पैसा बनाया जाता है, तो वो बैंक बनाते हैं अपन लोग नहीं। मुद्रापूर्ति के नियंत्रण की नीतिगत उपकरण, तो यहाँ पर हम बात करेंगे केंद्रीय बैंक की, सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ ऐसे कार्यों की जिससे कि मुद्रास्फीति को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बैंक काम करता है, रिजर्व बैंक काम करता है और मंदी को रोकने का भी काम करता है। चलिए, पर आज के लेक्चर में हमारा ज़्यादा नहीं, आज हम परिचय की बात करेंगे और वस्तु विनिमय प्रणाली की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। परिचय, इंट्रोडक्शन, ठीक है। हमारा चैप्टर है मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली, ठीक है, या बैंकिंग सिस्टम के बारे में। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा चैप्टर जो है मनी एंड बैंकिंग सिस्टम पर है पूरा। अब याद करिए थोड़ी सी पुरानी बातें, पुरानी किताबों को याद करिए, यादें ताज़ा करिए। क्लास 10th में भी हमने एक चैप्टर पढ़ा था इकोनॉमिक्स का, वो भी चैप्टर 3 था, मुद्रा और साख, ठीक है, मनी एंड क्रेडिट के बारे में पढ़ा था। अब आपने वहां पर भी ये चीज पढ़ा होगा कि जो ये साख, साख का मतलब क्या होता है? उधार देना। लोन जिसको कहते हैं वही साख है, वही उधार है, वही क्रेडिट है। तो उधार देने का काम कौन करता है? जनरली वो बैंक करते हैं। बैंकिंग की स्थापना किस लिए हुई? कि जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा है उस पैसे को स्वीकार करे, मतलब जनता जाकर के वहां जमा करा दे, और जिन लोगों को पैसे की आवश्यकता है, उधार लेना चाहते हैं, वो बैंक जाकर के उधार ले ले। तो जमा स्वीकार करना और उधार देने के लिए बैंकों की स्थापना करी गई। तो कहीं ना कहीं उस चैप्टर के आगे के जो पोर्शन है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो इसलिए मनी एंड बैंकिंग। परंतु सबसे पहले सवाल ये आता है कि ये मनी या जो मुद्रा जिसे कहा गया है ये होती क्या है? किस चीज को किसे कहें कि ये मुद्रा है, किसको कहें मनी है? तो आज तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 500 का नोट देखते हैं, 1000 के नोट देखते हैं, 10 का 20 का नोट देखते हैं, ये सब क्या है? मनी है। ये हमारे लिए क्या है? पैसा है, मुद्रा है। परंतु मनी की या मुद्रा की एक जब हम डेफिनेशन लिखते हैं तो सीधी सी बात यह होगी कि सामान्य स्वीकृति होनी चाहिए बेटा। उसकी क्या होनी चाहिए? सामान्य, मतलब उसको सब क्या कर ले? स्वीकार कर ले, सब उसको एक्सेप्ट करे, उसको क्या कहा जाएगा? मनी कहा जाएगा। अभी मनी की एक बहुत अच्छी खासी डेफिनेशन हम लोग आगे के लेक्चर में जानेंगे। अभी सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि ऐसी वस्तु, ऐसी चीज जिसको सब एक्सेप्ट करते हो वो क्या है? मनी है। आज जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप मुझे 500 का नोट दीजिए, 1000 का दीजिए, ठीक है, आप मुझे 1 लाख रुपए दीजिए, 2 लाख दीजिए, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परंतु जो 2016 में 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए हैं, अगर वो आप मुझे 1 करोड़ भी देंगे तो भी मैं नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि वो स्वीकार नहीं है, उसको सोसाइटी स्वीकार नहीं कर रही है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और अगर जो नोट आज चल रहे हैं वह मैं आपको दूंगा, आप भी ले लेंगे, आप किसी दूसरे व्यक्ति को देंगे वो भी ले लेगा, परंतु वो 500 और 1000 के नोट जो कि 2016 में बंद कर दिए गए थे उनको कोई भी स्वीकार नहीं करता। 2000 के नोट अब सरकार ने बंद कर दिए हैं 30 सितंबर के बाद, उनको कोई भी स्वीकार नहीं करता है। तो जब स्वीकार नहीं करेंगे तो हम लोग नहीं लेंगे। तो सामान्य स्वीकृति होना, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी होना जरूरी है कि उसको सब एक्सेप्ट करे। इसके साथ एक और फीचर का होना जरूरी है, वो कहलाता है बेटा विधिग्रह, या उसको कहा जाता है लीगल टेंडर। क्या कहा जाता है? लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब यह है कि कानून के द्वारा वो पारित होना चाहिए, और कानून किसके हाथ में? सरकार, मतलब सरकार के द्वारा वो चलाया होना चाहिए। जब 2016 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट बंद करे थे तो उन्होंने यही कहा था कि आज से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, मतलब सरकार की तरफ से ये नोट बंद कर दिए जाते हैं। अब ये क्या है? कानूनी नहीं है, मतलब ये इलीगल हो जाएंगे, लीगल नहीं है। अब ये विधिग्रह नहीं होंगे, लीगल टेंडर नहीं होंगे। तो सामान्य स्वीकृति होनी चाहिए और लीगल टेंडर होना चाहिए, और जिसका लीगल टेंडर होगा वही
स्वीकार हम लोग करेंगे, नहीं तो उसको नहीं करेंगे। तो ये मुद्रा होती है जिसको सामान्य स्वीकृति मिलती हो, जो लीगल टेंडर हो, सरकार द्वारा उसको पास करा जाता हो, सरकार द्वारा बनाया छापा जाता हो, वो सब कुछ मनी में आ जाता है। अब मनी से पहले हमारे क्या चलता था वो भी हम लोग पढ़ेंगे, परंतु अब मनी का जो मनी के आने के बाद नई व्यवस्था हाथ में आई जिसको हम कहा गया बैंकिंग सिस्टम। बैंकों की स्थापना हुई, इस बैंकिंग सिस्टम के बारे में भी हम इसी चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे। परंतु अब बात यह आती है कि क्या शुरुआत से ये मुद्रा चल रही है? क्या ये जो हम नोट आज देखते हैं, ऐसे नोट क्या हमारे दादाजी परदादाजी, उनके दादाजी परदादाजी से पहले भी चल रहे थे? क्या ये जो नोटों का सिस्टम, ये सिक्के उक्के बिल्कुल इसी प्रकार से चलते थे? तो बिल्कुल भी नहीं। ये जो करेंसी आज हम देखते हैं, इसको चलते हुए कोई बहुत बड़ा समय नहीं हुआ है, कुछ समय पहले ही इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। परंतु फिर उससे पहले क्या चला करता था, तो ये हम पढ़ेंगे कि मुद्रा का या मनी का इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ है, किस प्रकार से जो मुद्रा हम आज देख रहे हैं, जिसको हम पेपर मनी कहते हैं या जिनको हम कॉइन सिक्के कहते हैं, ये सिक्के, ये पेपर मनी कैसे आज यहाँ तक पहुंचे हैं। और आज हम लोग और भी एडवांस जा चुके हैं, हम और भी आगे जा चुके हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ई बैंकिंग। मतलब अब हमें नोट लेकर के जेब में घूमने की जरूरत नहीं है, सिक्कों को लेकर के घूमने की जरूरत नहीं है, अब मोबाइल जेब में होना चाहिए और बैंक में आपका अकाउंट और उसमें अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। आप कहीं पर मोबाइल ले जाइए, आप पेमेंट कर सकते हैं। हम ई बैंकिंग पर, हम कैशलेस या हम डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ भी बढ़ चुके हैं। मतलब इन सब से पहले हम आज पेपर मनी देख रहे हैं, पेपर मनी से पहले क्या था, उससे पहले क्या था, सबसे पहले जब शुरुआत हुई होगी तो कौन सी व्यवस्था रही होगी? तो वो व्यवस्था है बच्चों वस्तु विनिमय प्रणाली। कौन सी व्यवस्था है? वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली, या इसको कहा जाता है बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज या इसको बार्टर सिस्टम भी कहा जाएगा। अब ये वस्तु प्रणाली क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, यही हम लोगों को पूरी पढ़नी है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसी पर ही है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि इस वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसी क्या कमियां रही या ऐसी क्या बुराइयां रही कि हमें एक नई व्यवस्था को लेकर के आना पड़ा। जो नई व्यवस्था रही वो मुद्रा रही, वो मनी रही। और क्या सडनली वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद ही मुद्रा आ गई थी, या बीच में वस्तु विनिमय प्रणाली और मुद्रा के बीच में भी बहुत सी ऐसी क्या क्या घटनाक्रम हुए हैं और फिर उसके बाद मुद्रा आई है, मनी आई है। ये सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे, परंतु आज के लेक्चर में जो विशेष फोकस हमारा होगा वो वस्तु विनिमय प्रणाली पर होगा। वस्तु विनिमय प्रणाली से हम मुद्रा तक भी पहुंचेंगे, हम फिर बैंकिंग सिस्टम तक भी पहुंचेंगे। बैंकिंग में हम वाणिज्य बैंक और केंद्रीय बैंक दोनों के बारे में बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। वाणिज्य बैंक और केंद्रीय बैंक दोनों के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। और फिर इस बैंकिंग सिस्टम से आगे आज जो हम लोग बात करते हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन की, डिजिटल ट्रांजैक्शन की, वो भी हम लोग यहां चर्चा करेंगे। परंतु अब भी हम बात करते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली या जिसको बार्टर एक्सचेंज कहा जाता है, बार्टर सिस्टम कहा जाता है। देखिए अब यहां पे शब्दों से समझना बड़ा जरूरी है। विनिमय, विनिमय का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज करना। विनिमय का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज करना। एक्सचेंज का मतलब होता है कि आदान प्रदान कर लेना। आपने अदला बदली कर दी बच्चों, अदला बदली कर दी। और ये अदला बदली किस चीज की करी गई है? वस्तु की करी गई है। किस चीज की करी गई है? वस्तु की करी गई है। तो जब भी वस्तु के स्थान पर वस्तु दी जाए, ऐसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं एक किसान हूं और किसान गेहूं का उत्पादन करता है, चावल का उत्पादन करता है, और एक टेलर है जो कि कपड़े बनाने का काम करता है, कपड़ों की सिलाई करने का काम करता है। तो मैं उसको गेहूं दे करके उससे क्या है, एक कपड़े की ड्रेस खरीद लूंगा। तो ये क्या हो गया? गेहूं भी वस्तु है और कपड़े भी वस्तु है। तो वस्तु के बदले में वस्तु का आदान प्रदान हो जाता है। और जब ऐसी व्यवस्था हो, ऐसा सिस्टम हो, तो उसको क्या करना है? वस्तु विनिमय प्रणाली हम लोगों को करनी है। वस्तु विनिमय प्रणाली को हमें समझना है। जब वस्तुओं का अदला बदली हो जाए, वस्तु एक्सचेंज कर दी जाए, तो उसको ही क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल अपन और लेते हैं। आप लोग सब के दोस्त तो होंगे, ठीक है। अब दोस्तों में जैसे मान लीजिए कि भाई दोस्त है, उसके पास अच्छा पेन है, आपके पास भी पेन है। आपने बोला यार ले मेरा पेन तू ले ले, तेरा पेन मैं ले ले। ये भी क्या हो गई? वस्तु विनिमय हो गई। आपने दोनों ने अपनी वस्तुओं को एक्सचेंज कर लिया, अदला बदली कर लिया। या घर में जैसे दोनों भाई भाई होते हैं तो वो ड्रेस चेंज करते हैं। ये वस्तु विनिमय पर लागू नहीं होता, पर मैं आपको समझा रहा हूं कि हमने क्या कर लिया, हमारी वस्तुओं को अदला बदली कर दी। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली में आ जाएगा।
वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता हो। तो एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता हो, ऐसी प्रणाली को, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर एक्सचेंज या बार्टर सिस्टम कहा जाता है। जब एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का आदान प्रदान किया जाए, अदला बदली करी जाए, एक्सचेंज करा जाए, ऐसी सिस्टम बार्टर सिस्टम है। उदाहरण के तौर पर गेहूं से चावल बदलना, मैंने गेहूं दिया चावल ले लिया, चावल दिया गेहूं ले लिया। सब्जी से तेल बदलना, सब्जी के बदले तेल, तेल के बदले सब्जी। दूध से दही बदलना। इस प्रकार से मतलब मैंने एक वस्तु ली, एक वस्तु को दिया और उसके बदले में दूसरी वस्तु ले ली। अब यहां पर आप ये चीज समझिएगा कि ये सामान ए है और ये सामान बी है। ठीक है, मैं इस ए सामान की जगह बी सामान ले रहा हूं। ठीक है, ओके। यहां पर बीच में भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि हमारे बीच में मध्यस्थता कर सके, हमारे बीच में मध्यस्थता कर सके। परंतु आज है, आज मनी है, आज मुद्रा है। आज जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले पढ़ाता हूं, फिर मुझे पैसे मिलते हैं। मैंने जो सेवा दी है उस सेवा के बदले में मुझे पैसा मिलेगा, और जब पैसा मुझे मिल गया तो पैसे के बदले में फिर मैं क्या कुछ भी जाकर खरीद सकता हूं। मुझे टी शर्ट चाहिए, मुझे घड़ी चाहिए, मुझे जूते चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मैं कुछ भी खरीद सकता हूं। मतलब अब जो भी लेन देन आज मौजूदा दौर में हो रहा है उसमें मध्यस्थता क्या कर रहा है? मनी मध्यस्थता कर रहा है। मनी है, खरीदने वाले को क्या है? मनी देना पड़ेगा और बेचने वाले को मनी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मनी क्या कर रहा है? मध्यस्थता कर रहा है। अब यहां पे वस्तु के बदले में वस्तु नहीं बदली जा रही है। अब आप पैसा कमाइए, आप जो भी काम करोगे उसके बदले में आपको पैसा दिया जाएगा, और जब पैसा दिया जाएगा उस पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। और मैंने आपको चैप्टर 1 में ये बात बताई भी थी कि एक व्यक्ति की जो आय है वो दूसरे के लिए खर्चा होगी, और एक व्यक्ति का जो खर्चा है वो दूसरे के लिए आय कहलाएगा। ठीक है, मतलब पहले कमाएंगे फिर हम उसको खर्च करेंगे। आता है सामान्यतः अनाज के बदले वस्त्र, वस्त्र के बदले दूध, दूध के बदले अनाज अथवा पालतू पशुओं का भी कभी क्रय विक्रय इस प्रणाली के माध्यम से किया जाता था। तो किसी भी वस्तु के बदले में हम आदान प्रदान कर सकते हैं, और कभी कभार जो पशु है उनका भी क्रय विक्रय करा जाता था। क्रय मतलब होता है बेटा खरीदना, और विक्रय का मतलब होता है बेचना। यह व्यवस्था पूर्णतः आपसी समझ और विश्वास पर आधारित थी। देखिए, अब ये जो व्यवस्था है पूरी की पूरी आपसी समझ पर और विश्वास पर आधारित है बेटा, कि भाई विश्वास है और आपसी समझ है। अब आपसी समझ और विश्वास क्यों? भाई देखो, आप आज का सिस्टम देखो, आज के सिस्टम में मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। मैं अपनी सर्विस दूंगा, आप पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करते ही मेरे हाथ में पेमेंट आएगा, और पेमेंट आते ही फिर उसके बाद मैं जो खरीदना है मैं उस दुकान पे जाऊंगा, जेब में से पैसा निकालूंगा, दे दूंगा। आज मुझे विश्वास की समझ की जरूरत नहीं है, सोचना ही नहीं है। आज मध्यस्थता के लिए पैसे हैं, मनी है, मुझे पता है मैं काम करूंगा उसके बदले मुझे पैसा मिल जाएगा, और जो मैं कुछ खरीदने जाऊंगा उसके बदले मुझे पैसा देकर के आ जाऊंगा। परंतु उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या था कि एक वस्तु जब हम किसी को दे रहे हैं उसके बदले में वही वस्तु मिले जो मुझे चाहिए, तो इसके लिए आपसी समझ और विश्वास की बड़ी आवश्यकता थी। ठीक है, यह भी हम आगे और समझेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां। ठीक है, अब ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली है इसमें बड़ी कठिनाइयां थी, समस्याएं काफी थी। क्यों समस्या है? देखो, एक तो क्या होता है ना कि आप जो चीज चाहते हैं वही सामने वाला दे रहा हो तो ये पॉसिबल नहीं है, और जो आप दे रहे हो वही सामने वाले को चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। जैसे मान लीजिए कि आज मैं किसान हूं, मैं गेहूं का उत्पादन कर रहा हूं, और वो जैसे मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति कपड़े सिलने वाला है, वो कपड़े, अब मुझे तो कपड़े चाहिए परंतु उसको भी गेहूं चाहिए ही नहीं, उसको गेहूं चाहिए, उसको तो अपने बच्चे के लिए जूते की जोड़ी चाहिए, उसको तो गेहूं चाहिए ही नहीं, उसको तो जूते की जोड़ी चाहिए। फिर मैं क्या करूंगा? पहले अब मैं एक ऐसा व्यक्ति ढूंढूंगा जो कि बच्चे के जूते बेच रहा हो और उसे गेहूं चाहिए। फिर मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते जाऊंगा, भैया आपके यहाँ जूते हैं बच्चे के? बोले है, तो बोले लो। गेहूं चाहिए? बोले हाँ चाहिए। तो बोले ये गेहूं ले, जूते ले। फिर मैं उससे जूते लेऊंगा, फिर मैं सिलाई वाले भैया के पास आऊंगा, भैया ये जूते पकड़ो आपके बच्चे के लिए, अब आप मुझे ड्रेस दो। तो यहाँ पे कितना बड़ा मतलब बहुत समस्या हो जाएगी। पर आज तो ऐसा नहीं है ना, आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आज अगर मुझे गेहूं, मैं किसान हूं, मैं गेहूं बेच दूंगा, पैसे ले आऊंगा। पैसे लिए, पैसे लेकर के मैंने क्या करा? सिलाई वाले भैया को दिया, लो भैया ड्रेस दे दो। अब सिलाई वाले भैया के पास पैसे चले गए, सिलाई वाला भैया जूते वाले भैया के पास जाएगा, बोला भैया बच्चों के लिए जूते दे दो। अब आज यूं निर्भर होने की जरूरत नहीं है, समझ की जरूरत नहीं है। ऐसी कुछ प्रकार की कठिनाइयां हमें वस्तु विनिमय प्रणाली में देखने को मिली है। मानव सभ्यताओं के विकास का साथ मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ते चले गए और वस्तु विनिमय प्रणाली में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होने लगी, जिसके कारण इसका लोप हो गया। फलस्वरूप इसका स्थान मुद्रा व्यवस्था ने ले लिया। अब देखिए, अब समय के साथ जैसे जैसे मानव सभ्यता आगे बढ़ने लगी तो मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ते चले गए। और आर्थिक क्रियाकलाप क्यों बढ़े? सबसे पहली बात तो देखो, मनुष्य की जो इच्छा है ना, वो इच्छाएं बहुत ज्यादा हो गई। आप आज हम में और हमारे दादाजी में, इनमें ही आप तुलना कर करके देखेगा,
उनके जीवन की आकांक्षा है, उनके जीवन की इच्छा है और हमारे जीवन की इच्छाओं में बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, वो कम कमा करके भी उस समय खुश थे, हम ज्यादा कमा करके भी खुश नहीं। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं हमारे पास बढ़िया सा मकान हो, उसमें गाड़ी हो, 4 व्हीलर, ये वाली नहीं ये वाली होनी चाहिए, ऐसा ऐसा वैसा होना चाहिए। आज हमने क्या, हमारी इच्छा है, जो हमारी आकांक्षा है, उनको बढ़ा लिया, हमने हमारे डिजायर्स को बहुत ज्यादा कर लिया। अब डिजायर्स को बहुत ज्यादा कर लिया है तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि जो चीज मैं चाहता हूं मुझे वो मिल जाए और उसके बदले में कुछ वस्तु दे दूं। तो इसलिए अब एक ऐसी वस्तु की आवश्यकता है जिसमें कि मैं काम करूं और उसके बदले मुझे वो वस्तु दी जाए और फिर उसी वस्तु के बदले में मैं कोई भी सामान खरीद सकूं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। तो जैसे जैसे समय बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी। सबसे पहली बात तो जनसंख्या बढ़ी। वस्तु विनिमय प्रणाली कहां पर सक्सेसफुल है बच्चों? वस्तु विनिमय प्रणाली वही सक्सेसफुल है जहां पर कम जनसंख्या हो। तो पहले वस्तु विनिमय प्रणाली कैसे चल गई? वस्तु विनिमय प्रणाली इसलिए चली क्योंकि देखो क्या हुआ करता था, जैसे लोग बाग एक एक एरिया में रहा करते थे, एक एक एरिया में लोग बाग रहते थे। अब उसमें से कुछ लोग खेतीबाड़ी करते थे, कुछ लोग जूते बनाने का काम कर रहे हैं, कुछ सिलाई का काम कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं। सबका काम बटा हुआ था। अब पता है किसान को कि मैं किसान हूं, मुझे पूरे गाँव को गेहूं देना है। ठीक है, अब सिलाई वाले को पता है हमें मुझे पूरे गांव में इन लोगों के लिए कपड़े बनाने, तो वहां आराम से वस्तु विनिमय चल जाती थी। परंतु आज ये पॉसिबल नहीं है। आज जनसंख्या बढ़ चुकी है और जनसंख्या बढ़ने के साथ लोगों की इच्छा है, लोगों की जो आवश्यकता है वो भी बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज हम छोटी मोटी आवश्यकता की तो बात ही नहीं करते, हमारी आवश्यकता नहीं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। तो अब वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं चल पाएगी और उसका स्थान अब किसने लिया? मुद्रा व्यवस्था ने लिया। एक बात हमेशा ध्यान रखेगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इसका अर्थ क्या हुआ? आविष्कार मतलब इन्वेंशन, किसी भी नई चीज का आविष्कार हो जाना, कुछ भी नई चीज बना देना, वो आविष्कार है। आवश्यकता मतलब जरूरत। क्या कहा लिखा गया कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जननी कौन होती है? जन्म देने वाली। तो आवश्यकता ही क्या है? आविष्कार को जन्म देती है। नहीं समझे तो समझो। जब हमें किसी चीज की जरूरत महसूस होती है ना, तभी हम कुछ नई चीज करते हैं, नहीं तो हम नहीं करते। हम अगर 2020 से पहले बात करें तो हमें कोरोना की वैक्सीन का नहीं पता था, कोरोना की वैक्सीन क्या होती है। परंतु हमें जरूरत महसूस हुई, आवश्यकता हुई कि नहीं साहब कोरोना की वैक्सीन बनानी, कोरोना आ गया, तो हमने क्या करा? कोरोना की वैक्सीन को जन्म दिया। जैसे जैसे समय की आवश्यकता लगी, जरूरत हमें महसूस हुई, हमने नई नई चीजों का इन्वेंशन कर दिया, हमने नई नई चीजें आविष्कार कर दी। आप एजुकेशन फील्ड में देखिए कि स्मार्ट बोर्ड, अब समय लगा कि नहीं यार बच्चों को और भी बेहतर तरीके से पढ़ाने का समय आ गया तो स्मार्ट बोर्ड बने। आवश्यकता महसूस हुई, नहीं तो उन ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा था। तो क्या हुआ? जैसे जैसे हमें आवश्यकता महसूस हुई, हमने क्या करा? नई नई चीजों का आविष्कार करा। तो जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होगी, जब हमें किसी वस्तु की नीड होगी, तभी क्या होगा? हम किसी ना किसी वस्तु के आविष्कार करेंगे। और आवश्यकता कब होगी? जब हमें किसी ना कहीं कुछ कमी महसूस हो रही होगी, हमें लगेगा कि नहीं यार कुछ तो परेशानी है, और परेशानी है तभी आवश्यकता आ रही है, तभी आवश्यकता आ रही है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, बढ़िया खाता है, पीता है, घर पे सोता है, और एक दिन अचानक उसके दिल में तो उठा, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला भाई देख आज तो मैंने बचा लिया है, परंतु फिर भी तू है ना सुबह शाम थोड़ा दौड़ने जाया कर, घूमने जाया कर, तेल मिर्च मसाला कम कर दे। अब क्या हुआ कि लगा शरीर में कुछ परेशानी है, ठीक है ना, जान चली जाएगी, जान चली जाएगी, सांसें कम हो रही है मेरी। तो अब उसको आवश्यकता लगी, तो फिर वो रोज सुबह क्या उठ करके भागने दौड़ने गया, ठीक है, तेल मिर्च मसाला कम कर दिया। तो आवश्यकता हुई तो हमने क्या करा? एक नया आविष्कार सा करा कि नहीं अब से इन चीजों को छोड़ेंगे और हम भागना जाएंगे, दौड़ने जाएंगे, जिम जाएंगे, योगा जाएंगे, जो भी हमें करना होगा हम वो करेंगे। तो आवश्यकता होने पर ही हम किसी ना किसी चीज का आविष्कार करते हैं, बाकी नहीं करते। हमें आवश्यकता होगी तो ही आविष्कार करेंगे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही थी, काफी समय तक चली, परंतु फिर उसकी कुछ कमियां सामने आई, और कुछ कमियां सामने आई तो ये लगा कि इन कमियों को दूर करने के लिए एक नई व्यवस्था की जरूरत है, नई चीज आनी चाहिए। और जो नई चीज उसका आविष्कार किया गया, और वो आविष्कार क्या है? मुद्रा व्यवस्था या मनी सिस्टम उसको कहा जाता है। अब क्या क्या समस्या है, क्या क्या कठिनाई है? पहले है दोहरे संयोग की कठिनाई, ठीक है, अब इनको डिटेल में डिस्कस हम करेंगे। दोहरे संयोग की कठिनाई, फिर हम बात करेंगे वस्तु के मूल्य के मापने में कठिनाई, फिर हम बात करेंगे भावी बचत संभव नहीं है यहां पर, फिर हम बात करेंगे अविभाज्य वस्तु के विनिमय में कठिनाई, और फिर हम बात करेंगे उधार के लेखे में कठिनाई। ये 5 मुख्यतः ऐसी समस्या हैं जो कि वस्तु विनिमय प्रणाली में हमें देखने को मिली। अब हम एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोहरे संयोग की कठिनाई।
सबसे पहले संयोग का मतलब क्या होता है? संयोग का मतलब होता है कोइंसिडेंस। देखिए कुछ चीजें तो हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग के साथ करते हैं, नियोजन के साथ करते हैं, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, पूरी प्लानिंग करते हैं। और कुछ चीजें संयोगवश हो जाती है, कोइंसिडेंस के साथ हो जाती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे मान लीजिए मैंने और मेरी फैमिली ने प्लानिंग करा कि कल हम वहां घूमने के लिए जाएंगे, ये प्लानिंग, परंतु वहां पर आप भी मुझे मिल गए, ये कोइंसिडेंस की बात है, ये संयोग की बात है। आप मेरी प्लानिंग का हिस्सा नहीं थे कि नहीं साहब ये जो बच्चा मुझे देख रहा है इसको वो भी ये भी कल वहां आएगा, नहीं, आप भी चलेगा, आपने भी अपनी फैमिली के साथ प्लानिंग बनाया और ये कोइंसिडेंस हो गया कि अपन लोग वहां पर मिल गए, वो संयोग होता है। मतलब जिसकी कोई प्लानिंग ना हो, कोई नियोजन ना कर रखा हो, ऐसी घटना घट जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोग कहते हैं। तो ये दोहरे संयोग की कठिनाई क्या है, इसको समझिए। आवश्यकता के दोहरे संयोग का मतलब है कि एक की जरूरत दूसरे से मेल खा जाए, लेकिन ऐसा कभी संयोग ही होता था कि किसी की जरूरत किसी के साथ मेल खा जाए। अब देखो वस्तु विनिमय प्रणाली में जरूरत क्या है, जैसे मान लीजिए मैं किसान हूं और मैं गेहूं बेचना चाहता हूं और मुझे खरीदने क्या है, मुझे कपड़े खरीदने हैं। तो अब यहां पर यह होना चाहिए कि मैं जिसको गेहूं दे रहा हूं उसको गेहूं की आवश्यकता हो और वो कपड़े बेचना चाहे, तभी हमारा समझौता हो पाएगा, तभी व्यापार हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए मैं इसको गेहूं बेच रहा हूं पर वो बोले नहीं नहीं भैया गेहूं खरीदनी नहीं, मुझे ले जाते रहे गेहूं वापस, हाँ कपड़े देना चाहता हूं पर गेहूं नहीं खरीदने, बोले क्या खरीदना, बोले जूते खरीदने। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसे व्यक्ति के पास जाऊंगा जो क्या करे, गेहूं खरीदे और मुझे जूते ला करके दे दे। फिर जो जूते आए हैं वो जूते मैं इसको दे दूंगा और फिर इससे मैं क्या कर लूंगा, जो कपड़े खरीदने हैं वो खरीद लूंगा। मतलब हमारा सिस्टम बहुत बड़ा हो जाएगा। और दूसरी बात, कोई गारंटी थोड़ी इसी के पास मुझे मिल जाएंगे, मैं और लोगों को ढूंढूंगा। तो ये जो हमारी जरूरत है, मेरी जरूरत और आपकी जरूरत मेल खा जाए, उसको क्या कहा जाता है, दोहरा संयोग कहा जाता है। और ये चीजें संयोग से ही होती है, बहुत रियलिटी में ऐसा हम कल्पना करें तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा काम है। एक की जरूरत दूसरे के साथ मेल खा जाए, जो मैं बेचना चाहता हूं वो ये खरीदना चाहे और जो ये बेचना चाहता है वो मैं खरीदना चाहूं। मतलब सीधी सा अर्थ इतना सा है, जो मैं बेचने के लिए उत्पादन कर रहा हूं वो उस सामने वाले को आवश्यकता हो और जो वो बेचना चाहता है उसकी आवश्यकता मुझे हो, तभी हमारा व्यापार हो सकता है, तभी हमारे बीच में ट्रेड चल सकता है, नहीं तो नहीं चल सकता। और ये चीज कैसे है, ये सिर्फ और सिर्फ संयोग से हो सकती है, कोइंसिडेंस से ही हो सकती है। ये बड़ा मुश्किल कार्य है कि बिल्कुल इस प्रकार से संयोग हो जाए, नहीं तो नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में विनिमय में कठिनाई होती है। विनिमय का मतलब क्या, आदान प्रदान करना, एक्सचेंज करना। तो एक्सचेंज करने में कठिनाई होगी, ये इसके पास जाएगा मना कर देगा, फिर इसके पास जाएगा वहां से ये लाएगा, फिर इसको देगा, फिर ये लेकर के आएगा। एक बड़े सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात क्या है, दोहरे संयोग की कठिनाई। अब मुद्रा आ गई, आज मनी आ गई। अब मनी में क्या है, मनी के सिस्टम में अब क्या है, भैया मैं किसान हूं, सबसे पहले गेहूं बेच दूं, गेहूं बेचे, मेरे पास पैसा आ गया, पैसा आ गया, मैं टेलर भैया के पास गया, लो भैया कपड़े दे दो, वो जूते लेकर के आ सकता। मतलब आज पैसा मध्यस्थता के रूप में, अब दोहरे संयोग की आवश्यकता ही नहीं है, अब पैसा मध्यस्थता कर रहा है, आप पहले काम करो, पैसा कमाओ और फिर उस पैसे से जो खरीदना हो वो खरीद सकते हो। फिर दूसरा है वस्तु के मूल्य मापने में कठिनाई। वस्तु के मूल्य मापने का मतलब है वस्तु की जो वैल्यू है उसको मापने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। कैसे वस्तु के मूल्य मापने में कठिनाई, और उसकी वैल्यू में जो कठिनाई है वो कैसे, जैसे भाई आज तो क्या है, आज हम कह देते हैं कि भैया ये जो एक पेन है ये 5 रुपए का है, एक जो शर्ट है वो 500 रुपए की है, एक जो मोबाइल है वो 10,000 का है। आज तो हमने क्या कर रखा है, हर चीज की वैल्यू तय कर रखी है कि भैया ये इतने का है, ये इतने का, घड़ी 1000 की है, टी शर्ट 2000 की है, जींस 3000 की है। आज हमने हर चीज की, हर वस्तु की वैल्यू कर रखी है, परंतु उस समय में वैल्यू नहीं थी। अब जैसे यहां पर आ जाओ, अगर मैं इस व्यक्ति से कपड़े खरीदना चाहता हूं, गेहूं देना चाहता हूं, तो कितना गेहूं देऊं जिसके बदले में वो मुझे एक जोड़ी कपड़े की दे देगा। 10 किलो देऊं, 20 किलो देऊं, 40 किलो देऊं, 1 बोरी देऊं, 2 बोरी देऊं, कितनी देऊं, नहीं है। और वो ये सोच रहा है कि मैं इससे कितना गेहूं लूं जिससे कि मेरी एक जो कपड़े की जोड़ी है वो मैं इसको दे दूं। तो यहां पर वस्तु को मूल्य जो मापना है उसमें कठिनाई आती थी। यहां पर वस्तु के वैल्यू जो है वो हम क्या है, मेजर नहीं कर पाते थे, माप नहीं पाते थे, इसमें कठिनाइयां देखने को मिल रही है। विनिमय हेतु उपलब्ध अतिरिक्त वस्तु का मूल्य मापना कठिन कार्य है, और अगर हमें विनिमय करना है तो उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, नहीं तो नहीं खरीद बेच सकते। लेन देन अथवा विनिमय करने वाले दोनों व्यक्ति आपसी समझ एवं उपयोगिता के आधार पर वस्तुओं का विनिमय करते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में कैसे, आपसी समझ, ठीक है, अरे चलो ठीक है,
8 किलो गेहूं दे और जा यार। तू अपने आप से समझ के हिसाब से देख लिया। उपयोगिता, उपयोगिता का मतलब क्या है, वो हमारे लिए कितना उपयोगी है, वो वस्तु हमारे लिए कितनी यूजफुल है, ठीक है। अब मुझे लगा यार देखो गेहूं में तो ज्यादा नहीं, 8 किलो दे जा, बहुत है मेरे फैमिली के लिए, और ले जा एक ड्रेस, चल ले जा। यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू वो नहीं है, 8 किलो दे जा। अगली बार आया तो देख, नहीं भाई इस बार तो 8 किलो में काम नहीं चलेगा, 12 किलो देके जा, मेरी फैमिली की जरूरत है तो उससे ज्यादा है, अब भूख ज्यादा लगती है, ऐसा। तो आपसी समझ पर और उपयोगिता के आधार पर कि मुझे इसकी इतनी जरूरत है, इतनी आवश्यकता, तो उस हिसाब से ले लिया करते थे, कोई वैल्यू तय नहीं थी। आज तो ये है टी शर्ट 500 रुपए, तो अब वो 500 में पहले ही वो 600 बोलेगा और फिर कराते कराते 550 500 तक वो बेचेगा ही, पर उससे नीचे नहीं जाएगा। अब समझ या उपयोगिता काम नहीं आती, अब बात काम आता है पैसा। वास्तव में प्रत्येक सौदे में वस्तुओं का नए सिरे से मोल भाव करना अत्यंत कठिन कार्य था। तो कोई भी सौदा जब आप कर रहे हो, कोई भी जब आप लेन देन कर रहे हो, तो उसमें मोल भाव करना थोड़ा सा कठिन काम होता था कि भाई मैं कैसे कम करूं, कैसे ज्यादा करूं, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली वैल्यू ही नहीं पता। आज आप कहीं जाते हो, वो कहता है 1000 रुपए की वस्तु है, तो आपको पता है 1000 की, तभी तो आप कम ज्यादा करोगे। नहीं भाई देखो 1000 तो नहीं दूंगा, 800 दूंगा, 900 दूंगा, क्योंकि आपको उसका वैल्यू पता है। अगर वैल्यू पता ही नहीं होगा तो फिर कम ज्यादा कैसे करोगे। तो मोल भाव करने के लिए उसका वैल्यू पता होना चाहिए, जो कि उसमें नहीं था वस्तु विनिमय प्रणाली। परंतु आज मुद्रा ने इस समस्या को, इस कठिनाई को भी दूर कर दिया। फिर तीसरा है भावी बचत संभव नहीं। भावी बचत का मतलब क्या है, भविष्य के लिए बचत संभव नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए इस व्यवस्था में ऐसी वस्तुओं का भी लेन देन होता था जिसका दीर्घकाल तक संचय करना कठिन होता था। दीर्घकाल मतलब लंबे समय तक। ऐसी वस्तुओं का भी हम लेन देन कर रहे हैं जिसको लंबे समय तक नहीं रख सकते, जैसे सब्जी हो गया, दूध हो गया, फल फ्रूट हो गए। ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे एक निश्चित समय के अंदर अंदर बेचनी पड़ेगी। अब चाहे उसके बदले मुझे कोई सामान ऐसा मिले जो मेरे यूजफुल हो या ना हो, वो मुझे खरीदना ही पड़ेगा। दे दे, चल दे और ले जा, सब्जी ले जा। परंतु आज क्या है, आज ऐसा नहीं है। आज मैंने सब्जी बेची, मेरे पास पैसा आ गया। अब पैसे को तो मैं साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल तक स्टोर कर करके रख सकता हूं, संचय कर करके रख सकता हूं, मैं बचत करके रख सकता हूं, परंतु उसमें नहीं कर सकता। विशेष तौर पर दूध, फल, सब्जियां, खाद्य पदार्थ भावी समय के लिए बचाकर नहीं रखे जा सकते, तो परंतु आज भी नहीं बचा करके रख सकते। और पर आज देखो एक तो टेक्नोलॉजी आ गई है, इससे थोड़ा सेफ कर सकते हैं हम। दूसरी बात, बचाना आज भी नहीं है, आज हम बेच देंगे, पर आज हमें एक तो इन वस्तुओं का वैल्यू पता है, मूल्य पता है, तो उस मूल्य में मैं बेच दूंगा। और फिर पैसे को तो मैं लंबे समय तक स्टोर करके रख सकता हूं ना। उस समय तो आपको पैसा ही नहीं था, आपको वो वस्तु बेच करके जो भी सामने वाला दे करके जाए, चाहे आपको उसकी उपयोगिता हो या ना हो, आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप उस सामान को लंबे समय तक नहीं रख सकते जिस सामान को आप बेच रहे हैं। अतएव इस प्रणाली में अतिरिक्त उत्पादों की बचत संभव नहीं थी। तो आप अतिरिक्त जो भी उत्पाद था उसकी बचत संभव नहीं कर पाते थे। फिर बात करते हैं अविभाज्य वस्तु के विनिमय में कठिनाई। अविभाज्य वस्तु मतलब ऐसी वस्तु जिनका विभाजन नहीं करा जा सकता हो, जिनको बांटा ना जा सकता हो। वस्तु विनिमय प्रणाली में प्राय वस्तु विभाजन की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे देखिए, एक भैंस का विनिमय मूल्य 4 बोरी गेहूं है, तो ऐसे में यदि किसान की जरूरत 1 बोरी गेहूं है, तो वह अपनी भैंस जो कि अविभाज्य है को 1 बोरी गेहूं से विनिमय नहीं कर सकेगा। अब देखिए, अब जैसे एक जो भैंस है उसकी जो कीमत रखी है वो 4 बोरी गेहूं रखी है, परंतु किसान के पास 1 ही बोरी है। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि भैया वो भैंस का 4 टुकड़े कर देगा, चल भाई 1 टुकड़ा तो भी ले जाए। तो ये अविभाज्य वाली जो समस्या है वो भी हमें देखने को मिलती है। तो अब आप बोलोगे सर ये तो आज भी हो सकता है, मान लीजिए भैंस की कीमत 40,000 है और किसी के पास 10,000 ही है, तो फिर तो अब अभी भी तो आप 10,000 का पार्ट काट करके दे नहीं सकते, नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। इसका जवाब आपको अगले में मिलेगा। उधार के लेखे में कठिनाई, ठीक है, उधार के लेखे में कठिनाई। अब हाँ 30,000 बाकी रह गया, चल ठीक है 30,000 तो मुझे बाद में दे दियो, परंतु 30,000 बाद में दे दियो, परंतु 10,000 और ऊपर दियो, क्योंकि उस पर ब्याज लगेगा तेरा। अब तो मुझे और 40,000 रुपये और लौटा दे। तो उधार हम कर सकते हैं, पर उसमें कैसे उधार करोगे, उसमें आप कैसे उधार करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक मेरा दोस्त है, उसके पास गाय है, उसके पास भैंस है, मैंने उसको बोला यार 1 साल तक तू तेरी गाय भैंस मुझे दे दे, मैं तुझे वापस ऐसी की ऐसी लौटा दूंगा। ठीक है भैया, मैं ले आया और 1 साल बाद मैंने लौटा भी दी, परंतु 1 साल तक जो उनसे जो गाय का या भैंस का दूध आया, दही आया, मक्खन आया, घी आया, उसको बेच करके या उसको खा पी करके जो मैंने अपने लिए बढ़िया काम करा है, उसकी वैल्यू कौन चुकाएगा? कहीं नहीं है, कोई मेंशन नहीं है। परंतु आज है भाई, ठीक है भाई तू ले जा 1 साल के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर देख 1 साल के बाद एक काम ये रखना, याद रखना कि तू मुझे 1-1 लाख रुपए और देगा। क्यों? क्योंकि तू इतने पूरे 12 महीने तक इनके गाय का दूध का, घी का, मक्खन का इस्तेमाल करेगा, तो भैया फायदा तो तेरे भी है, तो मुझे भी देगा तो उसमें से कुछ हिस्सा तो इसलिए आज हम उधार का लेखा भी कर सकते हैं।
मुद्रा की सबसे बढ़िया जो बात है वो यही है कि मुद्रा आने के बाद हम उधार कर पा रहे हैं, हम लोन ले पा रहे हैं, हम क्रेडिट ले पा रहे हैं बच्चों। अगर मुद्रा नहीं आती तो ये उधार का सिस्टम नहीं हो पाता। और आज चाहे देश या पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, उनका भी पूरा सिस्टम उधारों के बलबूते ही चल रहा है। हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में समष्टि के में कि वित्तीय संस्थाएं हैं वो लोन दे रही है, वो पारिवारिक क्षेत्र को भी दे रही है, वो फर्म को भी दे रही है, वो सरकार को भी दे रही है। ये जो उधार है, ये उधार बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरी अर्थव्यवस्था इस उधार के बलबूते पर ही चल रही है। तो अगर ये उधार ही नहीं होता तो फिर कैसे व्यवस्था, अर्थव्यवस्था पनप पाती। वस्तु विनिमय में सौदे तात्कालिक ही संभव हो पाते थे। यदि कोई व्यक्ति उधार रखकर वस्तु विनिमय के द्वारा प्राप्त करना चाहता था तो उधार रखी गई वस्तु की भावी कीमत कितनी होगी ये पता लगाना अत्यंत कठिन कार्य होगा। ठीक है, तो अब आप उस समय उधार नहीं रख सकते थे। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि भाई 1 साल के लिए मैं गाय ले गया, अब पर 1 साल बाद मैं वापस वैसे ही लौटा दूंगा, तो पर उसके अपने कोई वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, परंतु आज हम वो वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं मुद्रा का आविष्कार। ठीक है, अब आविष्कार क्यों हुआ? क्योंकि हमें आवश्यकता महसूस हुई। आवश्यकता क्यों महसूस हुई? क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में हमने कुछ कठिनाइयां देखी, कुछ समस्याएं देखी, और उन समस्याओं को देखा तब लगा कि नहीं भैया, कुछ तो नया सिस्टम होना चाहिए, कुछ तो हटकर करके होना चाहिए। तो वो हटकर करके जो आया वो मुद्रा आया, इन्वेंशन ऑफ मनी हुआ। मुद्रा का आविष्कार मानवीय आविष्कारों में सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सही बात है, सबसे महत्वपूर्ण है। ज्ञान की प्रत्येक शाखा में एक महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ है, जैसे यंत्र कला में पहिए का, विज्ञान में आग का, राजनीतिक शास्त्र में वोट का, उसी प्रकार अर्थशास्त्र तथा मनुष्य के सामाजिक जीवन के व्यापारिक पक्ष में मुद्रा एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। तो हर प्रत्येक शाखा में आप देख सकते हैं कि एक एक इसका वस्तु का आविष्कार जो हुआ बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप विज्ञान में देख रहे हैं आग का, राजनीति शास्त्र में वोट का, उसी प्रकार से अर्थशास्त्र में क्या है, मनी का जो इन्वेंशन हुआ, जो आविष्कार हुआ, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही महत्वपूर्ण हुआ है। ये आपको तस्वीर मनी की दिखाएगी। मार्शल कहते हैं कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। मतलब आप ये जो आधुनिक युग की जो प्रगति आप देख रहे हैं, जो ये विकास आप आज देख रहे हैं, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड आप देख रहे हैं, इसका अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो किसको जाता है? मुद्रा को जाता है, मनी को जाता है। देखिए, आप ये जो आधुनिक युग की बात करते हैं, इस आधुनिक युग में मुख्यतः हम क्या बात कर रहे हैं कि हमने इंडस्ट्रियल एरा देखा है, हमने औद्योगिकरण का दौर देखा है, और औद्योगिकरण को चलाने वाले जो लोग हैं वो उद्योगपति है। और अभी मैंने कुछ देर पहले कहा है कि चाहे देश और दुनिया, ये पूरा जो सिस्टम उद्योगपतियों का चल रहा है वो उधार के पे ही चल रहा है। और ये जो उधार चला है, ये उधार वो मुद्रा की ही देन है। मुद्रा आई, बैंकिंग सिस्टम आया, बैंकिंग सिस्टम से उधार का चला, और फिर उधार ले लेकर के बड़े बड़े उद्योग खड़े करे गए, लाखों लोगों को रोजगार दिया गया। तो पूरा का पूरा जो श्रेय क्रेडिट जाता है वो मुद्रा को जाता है। ट्रेस्कॉट कहते हैं कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है। तो ट्रेस्कॉट कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था का अगर हृदय नहीं है, चलो मान लिया कि दिल नहीं है, ठीक है, हमारी जो पूरी अर्थव्यवस्था है, पूरी इकोनॉमी, उसका दिल चाहे मुद्रा ना होगी, परंतु यह बात ध्यान रखिए कि रक्त प्रवाह अवश्य है। जो खून बह रहा है ना, वो यही है। मतलब अगर अर्थव्यवस्था चल पा रही है तो वो मुद्रा के कारण नहीं चल पा रही। ये आप यहां से ये बात समझ सकते हैं कि मुद्रा की कितनी इंपॉर्टेंस है, मुद्रा कितनी वैल्यूएबल चीज है। मौद्रिक विनिमय प्रणाली, इस प्रणाली में पहले कोई व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उस मुद्रा से अपनी जरूरत की अन्य वस्तुएं प्राप्त करता है। तो हमने वस्तु विनिमय प्रणाली पढ़ी, जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती है। और अब दूसरी है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। मौद्रिक का मतलब यहां पे क्या आ जाएगा? मुद्रा। इसमें क्या होगा? पहले इस प्रणाली में कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा को बेच करके मुद्रा प्राप्त करेगा। आज मैं सेवा दे रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ा करके पहले मैं पैसा कमाऊंगा, और पैसा कमा करके फिर जिन भी वस्तु सेवा की मुझे आवश्यकता होगी वो वस्तु सेवा मैं प्राप्त कर सकता हूं। क्योंकि इस प्रणाली में मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, तो मुद्रा यहाँ पर क्या है? विनिमय का माध्यम का कार्य करती है। ठीक है, जो आज मुझसे पढ़ रहे हैं वो मुझे पैसा देंगे, उस पैसे को मैं भी एक्सेप्ट करूंगा, और जिनसे मुझे जो सामान खरीदना है मैं उनको वही पैसा दूंगा, वो भी एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि सर्वमान्य स्वीकृति है, उसको सब स्वीकार करेंगे। और विनिमय का वो माध्यम है, ये विनिमय का माध्यम, ये सब कुछ हम मुद्रा के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। मुद्रा का जो पूरा इवोल्यूशन हुआ है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, परंतु नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। तो अब आप बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।